सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच से मुतालिक जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी, लिहाजा दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच की तश्कील का फैसला हुआ है। और रजिस्ट्रार ऑफिस 14 और 15 नवंबर के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट भी जारी करेगा, जबकि जजेस कमेटी का आइंदा इजलास कल बरोज बुध 13 नवंबर को होगा। और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली साहब, आज जिस किस्म की सूरत हाल नजर आई अडियाला जेल के बाहर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को हिरासत में लिया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे कहा गया कि ये हिरासत में लिया गया है। क्या मैसेज आप लोग को दिया गया है इस तरह से अरेस्ट के बाद? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि डराने की कोशिश है, प्रेशर में लाने की कोशिश है, और उसका जवाब मेरे साथियों ने, हमारी लीडरशिप ने शाम की प्रेस टॉक में दे दिया। इत्तेफाक से मैं आज उधर ही था। आज तोशा खाना 2 केस था, तो पार्ट ऑफ लीगल टीम मैं तो जाता रहता हूँ उधर अडियाला, तो सुबह मैं उधर ही था, लेकिन आज केस की प्रोसीडिंग जल्दी खत्म हो गई। जज साहब तशरीफ नहीं लाए थे, तो उसके बाद मैं प्रेस टॉक करके कौमी असम्बली चला गया। वहाँ लॉ जस्टिस की मीटिंग थी, कायमा कमेटी की। इसी दौरान ये इत्तला मिली शाम को कि हमारी लीडरशिप के साथ ये किया गया है। और काबिल अफसोस बात यह है कि सिर्फ आम पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होल्डर्स हैं। 2 अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामान के, और एक हैं पंजाब असेंबली के फॉर्मर स्पीकर। दूसरी हमारी सिस्टर हैं एक्स MNA जो बड़ी जेल काट के आई हैं, आलिया हमजा मलिक साहिबा जी। तो इनके साथ जो किया गया है, देखिए हमें क्या मैसेज देना, हम तो जो चीजें काट के आए हैं, जो चीजें फेस कर ली हैं, इससे ज्यादा क्या होगा, इनके इससे क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज इससे बड़ी वाज़ेह हुई है कि हुकूमत को शायद कोई डर है, और शायद उनको ये फील होता है कि जो कॉल है खान साहब की, शायद उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे देते, डायरेक्शन दे देते लीडरशिप को, तो वो तो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। वो तो राजा साहब, सलमान राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वकील हैं, वो दे देंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि खान साहब का मैसेज बाहर ना आए, तो वो तो आ जाएगा। असल में जो मुझे लगता है वो ये है कि कॉल देने के डर से अब हुकूमत के औसान खता हो गए हैं। उनको ये लगता है कि इस तरह के टैक्टिक्स करके शायद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डर जाएगी। तो मुझे आप ये बताएं अलीना शिंगरी साहिबा, अगर ये डरने वाले लोग होते तो आज उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, या फॉर दैट मैटर कोई भी, हम इस ग्राउंड पे ना होते, या हम उनके साथ मिल गए होते, हम लाइन क्रॉस कर गए होते खुदा ना खास्ता, और या कहीं अंडरग्राउंड होते, कहीं मुल्क से बाहर होते। मैदान में खड़े होकर मुकाबला करना तो मुश्किल काम होता है, ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं होता। लेकिन खड़े हैं, 26 तरमीम पास हो रही थी, खिलाफ वोट डाला, सारे खड़े थे। 9 मई के बाद क्या क्या नहीं हुआ, जेलें काटी, इलेक्शन हमने किस तरीके से लड़े। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अपनी रीथिंकिंग करनी चाहिए। मेरी अब भी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि हुकूमत के पास अब भी टाइम है, उनको इस मसले को पॉलिटिकली डील करना चाहिए। खान साहब से एंगेज करें, खान साहब बाहर आए और इन मामलों का एक पॉलिटिकल हल निकले, चीजें नॉर्मलाइज। मैं इस पॉलिटिकल हल के हवाले से जरूर आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले, और क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने भी उस जो वो कहते हैं कि बिरयानी 90% तक तैयार है, वो जो ढकना है वो सियासी जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने उठाना है। मैं उस पर आपका जरूर कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अली साहब, जहां पर आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत खाइफ नजर आ रही है और इस किस्म के हरबे अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप लोग इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात ना कर सके, कोई फाइनल कॉल की, और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने खुद ही फाइनल कॉल का जिक्र कर दिया कि वो आप खुद देंगे। जिन रिपोर्टर्स की कल उनसे मुलाकात भी हुई जेल के अंदर, उस हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट यही किया कि खान साहब ने स्वाबी जलसे का भी कल कोई जिक्र नहीं किया था। 1.5 साल से वो जेल के अंदर है, लेकिन अब उनको ही ये डिसाइड करना, उनकी जेल से रिहाई के लिए वो क्या हिकमत अमली और उसके लिए फाइनल कॉल, जो एहतजाजी तहरीक की फाइनल कॉल होगी, वो खुद देंगे। आप नहीं समझते कि आपकी क़यादत के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो बड़ी वजह है कि आप लोग अभी तक कुछ कर नहीं सके उनकी रिहाई के लिए? कुछ तनकीद शायद जायज भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ज्यादती भी होती है।
मिसाल के तौर पे एक जगह हमसे मेजर मैं तो उसको बहुत बड़ी गलती कहूंगा कि 9 फरवरी को हमें कॉल दे देनी चाहिए थी नेशन वाइड प्रोटेस्ट की। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हमारा चोरी हुआ तो 9 फरवरी को हमें कॉल देनी चाहिए थी। मैं जब खान साहब से ये बात की कोई 2.5-3 महीने पहले जेल में, तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि यार मैं अगर बाहर होता तो मैं कॉल दे देता। तो वो हम लफ्ज यूज कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं यूज कर रहा, किसी ओहदेदार को नहीं, मैं हम, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं कह रहा हूं कि हमसे ये गलती हुई कि 9 फरवरी को अगर प्रोटेस्ट कॉल दे देते, ये मैंडेट हमें हमारा कम से कम आधा तो मिल ही जाता जो चोरी हुआ है। बहरहाल, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्टर है कि यही लीडरशिप है जो तकलीफें सह रही है। मैं छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा लंबी बात क्योंकि टाइम कम होता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पिछले साल इन दिनों पार्टी कोई सोच भी नहीं सकता था कि चेयरमैन बनेंगे हमारी जमात के, लॉयर थे पार्टी के, हमने चेयरमैन बनाया। इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में काजी फायज ईसा साहब के सामने खड़े थे। ये चीजें अगर काजी फायज ईसा साहब इसका नोटिस ले लेते तो आज उनके साथ ये ना होता जो होता है दुनिया में। लोग उनकी इज्जत करते कि उनके सामने एक जमात का चेयरमैन खड़ा है, बेशक नया आदमी है लेकिन है तो चेयरमैन, और वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं और उनके घर पे अटैक हो रहा है और मीडिया पे उनके घर के फुटेजेस चल रहे हैं, और फिर कोर्ट रूम नंबर 1 से बैरिस्टर गौहर वो अदालत में प्रोसीडिंग फिर छोड़ के उनकी इजाजत से जाके फिर घर पहुंचते हैं। तो ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की हालत थी। उमर अयूब, आप उन पर 100 इल्जाम लगा लें। 25 मई का जो हमारा एहतजाज था 2022 का, जिसको खान ने खुद लीड किया था, मैं साथ खड़ा था उनके दाएं हाथ पे कंटेनर पे, उमर अयूब ने अपने बदन पे मारे खाई और वो एक तरह से वेंटिलेटर तक पहुंचे और तकरीबन मौत के मुंह तक चले गए थे। शिबली फराज, लोग उनके बारे में 100 बातें करेंगे, मुझे पता है उनका तकलीफ से गुजरे हैं और उनका छोटा एक बेटा है, ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो 1 साल स्कूल नहीं जा सका इन हालात में। आप साहबजादा हामिद रजा साहब को देखें, इज्जतदार आदमी का बेटा है, उसका वालिद शहीद हुआ है पाकिस्तान की खातिर, दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, आज उसको हाथ से खींच के आप किधर लेके जा रहे हैं। आलिया हमजा मलिक एक इंजीनियर है, आपकी तरह खातून है, प्रोफेशनल खातून, एक्स-एमए ने उसको 300 दिनों से ज्यादा जेल में रखा गया। ये मैसेज हम अपनी खवातीनों को दे रहे हैं कि अगर आप हिम्मत करके इस माशरे में आती हैं आगे, आपके साथ ये होगा। आप मुझे बताएं इस लीडरशिप ने कितनी कुर्बानियां जो है वो दी हैं। अभी जो आपने देखा अनीका मेहदी, वो बात सही है, लेकिन अनीका मेहदी हमारी सिटिंग एमएनए है, उनकी फसलों को तबाह किया गया, उनके घर पे हल्ला बोला गया, सिटिंग हमारे एमएनएस की फैमिलीज को उठाया गया, सादुल्लाह बलोच साहब के। आप पे सवाल ये उठाया जाता है कि आपकी कोर कमेटी, आपकी पॉलिटिकल कमेटी, आपकी लीगल कमेटी के होने के बावजूद सियासी हिकमत अमली है किधर, और क्या इमरान खान साहब को ही जेल से बैठ के फैसला करना होगा कि फाइनल कॉल या तहरीक कब चलानी है? पहले तो मैं इस बात का बरमला इजहार करूं कि ओवरसीज पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी है, उनकी मेहनत है, उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से, उसकी मैं ज़ाती तौर पे बेइंतहा कदर करता हूं। लेकिन एक चीज का मैं समझता हूं कि एहसास होना चाहिए कि मुल्क से बाहर बैठ के जो है एक बात करना आसान होता है, यहाँ आके फेस करना मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि फलानी पॉलिसी ठीक नहीं है तो आप वापस आके आप बताएं, आप नहीं करना। वैसे अली साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि गुज़िश्ता रात प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, उन्होंने इसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की तो हमें सपोर्ट हासिल है, लेकिन गिला हमें जो हमारे यहाँ पर जो सपोर्टर्स है पाकिस्तान में मौजूद है उनसे है कि वो स्वाबी जलसे में 2 या 4 घंटे की फासले पे वो नहीं आ सके। चलिए वो तो उनकी बात है, मैं अपनी बात कर लूं। आपका गिला लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी से? मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको शायद एहसास है कि यहाँ जो लीडरशिप है उनके घर, उनके बच्चे सारे अंडर थ्रेट हैं, अमीरी हैं, उसके बावजूद 26 साल में कौमी असेंबली से आपको उठा के ले गए, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के बच्चों को उठाया गया, फिर भी लोग खड़े हैं। शहरियार खान अफरीदी के बच्चों को उठाया गया, उनकी बॉडी को हार्म हुआ, वो आदमी फिर भी पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जहां आपकी एक रिजर्वेशन है वहां अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं ये पॉलिसी ये वाली ठीक नहीं है, तो फिर उसका अल्टरनेटिव भी दे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल दे दी खान साहब की कॉल थी, खान साहब वाली कॉल की बात पे भी आता हूँ, ये बात पूरी करके उस तरफ आता हूँ। ये जो 4 अक्टूबर की कॉल थी, खान साहब की कॉल थी ना, तो पूरे पाकिस्तान के लिए कॉल थी, सिर्फ अली अमीन के लिए तो नहीं थी। अली अमीन गंडापुर पे 100 किस्म के एतराज होते हैं, क्या
सिर्फ अली अमीन इमरान खान का कारकुन है, बाकी लीडरशिप नहीं। अली अमीन लीड कर रहा है, 4 दफा उसने लीड किया, लाहौर गया, उससे पहले अपना इधर जो लियाकत बाग के एहतजाज में आया, उससे पहले भी पहुंचा, और फिर 4 अक्टूबर को भी आया, अभी भी जलसा उसने जो है वो कराया है। तो मसला ये है कि पंजाब में जिस लेवल की फस्तायत है, पंजाब की लीडरशिप को सलाम है कि आज तक वो खड़े हैं इमरान खान के साथ, लेकिन वहां से लोग निकल इसलिए नहीं पा रहे कि लोगों के घर, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी माएं, अभी आपने पिछले दिनों हमारे वो एक MNA हैं, नाम जहन से निकल रहा है, उनकी इम्तियाज साहब जो है हाजी इम्तियाज साहब, उनकी, हाँ उनकी जी, उनकी जो है भाभी। हमारे एक्स, सॉरी याद आ गया, जो हमारे एक्स जो MNA हैं अपना इजाज चोई साहब, तो उनकी जो माँ है कोई 80-85 साल, उनकी पिक्चर आपने देखी है जो उनके साथ हुआ है। तो यहाँ जो पंजाब की लीडरशिप है, जो वर्कर है, उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक का माहौल है, राइट। मार्शल लॉ में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अली साहब आपका क्या इमरान खान साहब कॉल देंगे, ये बड़ी अहम बात है, ये इस पे और क्या 30 नवंबर से पहले देंगे? मैं अर्ज करता हूँ ये बात करना कि क्या सिर्फ इमरान खान कॉल देगा तो निकलेंगे, नहीं। देखें, अगर बैरिस्टर, आप इसको देखें, अगर बैरिस्टर गौर कॉल देता है कि मैं एज ए चेयरमैन कॉल देता हूँ, बैरिस्टर गौर की कॉल पे कम लोग निकलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल राजा साहब कॉल करते हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, उतने नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर कॉल इमरान खान की हो तो ऑर्गेनाइज तो पार्टी नहीं करना है ना, ऑर्गेनाइज तो जो लीडरशिप बाहर बैठी है, चेयरमैन गौर ने करना है, राजा साहब ने करना है, अली अमीन खान ने करना है, सब कहते हैं हम लोगों ने करना है। लेकिन जब कौम को ये कहा जाता है कि इमरान खान की कॉल है, फिर कौम निकलती है। इमरान खान के अलावा कौम किसी की कॉल पे नहीं निकलती। और आपने बल्कि यही बात स्वाबी जलसे के भी, स्वाबी इज्तिमा के भी हवाले से आपने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब की क़यादत में होता तो इसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होता, जो कि आपने कहा फिर भी कि एक अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन इमरान खान साहब की बात एक डिफरेंट होती। जी जी अली साहब, मैं कह रहा नहीं आप मुझे पता है जी, मैं सिर्फ हवाला दे रही हूं कि आपने गुज़िश्ता रोज भी एक टीवी प्रोग्राम में आपने यही बात कही कि स्वाबी जलसे की भी अगर बात की जाए, अगर तो उसकी भी बात की जाए, तो अगर इमरान खान साहब की क़यादत में हो तो वो उसका एक रिस्पांस अवाम जो है उसको एक बहुत डिफरेंटली करेगी। बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने गुज़िश्ता रोज के एक प्रोग्राम में आपने ये भी जिक्र किया कि फाइनल कॉल का मतलब ये भी हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ एहतजाज वो एक रुख इख्तियार कर सके। और आपने गंडापुर साहब की भी एक जो बात बीच में की, आपके पार्टी के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात पे भी है कि गंडापुर साहब शुड नॉट लीड एनी प्रोटेस्ट, क्योंकि वो एक सूबे के सरबराह हैं और उस हैसियत से वो एक मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पड़ जाती है। फिर एहतजाज की कॉल है, वो खान साहब के जहन में कुछ होगा, वो फिर हमारी जो सिटिंग लीडरशिप है, जो चेयरमैन है या जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ ज़ाहिर मशवरा करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो उन्होंने कोई बात की तो मैं भी कोई अपनी राय का इजहार कर दूंगा। लेकिन अब उनके जहन में होगा कि क्या उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज रखना है या वो पूरे मुल्क में रखना चाहते हैं। अगर तो कोई ऐसी कॉल खान साहब ने दे दी, अभी थोड़ी देर पहले हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में भी ये बात मैंने की है, दूसरी बार कर रहा हूं कि अगर इमरान खान ने ये कॉल दे दी पूरे मुल्क को, तो पूरे मुल्क को मैं ये कॉल दे रहा हूं कि आप जिस भी जमात से हैं, आप पुरअमन निकलें अपने शहर में, और आपके नजदीक तरीन जो चौक है, आपके नजदीक तरीन जो बाजार है, वहां आप एहतजाज करें, पूरा दिन करें या 2 दिन करें या 6 घंटे करें। अगर पूरा पाकिस्तान निकल आए, कोई इसको कंट्रोल कर पाएगा? क्यों इस तरफ नौबत लेके जा रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं कि कौम निकल के अपने मसले रोडों पे हल करे? क्यों नहीं आप उसको पार्लियामेंट में टेबल पे बैठ के हल कर सकते? कौम का सबसे बड़ा लीडर इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है और वो आपको सिर्फ ये कह रहा है कि मुल्क के मसाइल, अभी तक उसने ये बात कभी नहीं की, मेरे सामने नहीं की कि मुझे बाहर निकालो। अब भी बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, अब भी बॉल ताकतवरों के कोर्ट में है, अब भी बॉल जो है उन लोगों के कोर्ट में है जो फैसला कुन है कि इस कौम को इस पे मजबूर ना करें कि वो रोडों पे निकल के फिर अपने, क्योंकि वो जब सूरत हाल होती है, यकीन करें, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। सो अली मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब ऑप्ट करना चाह रहे हैं अब पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ, सियासी डायलॉग के जरिए इस मसले को हल किया जाए। मेरा नहीं ख्याल, खान साहब ने अभी तक किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैंने पूछा उनसे, मैंने उनको रेकमेंड किया कि एहतजाज के साथ ये भी ऑप्शन होना चाहिए। खान साहब ने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई उम्मीद का भी इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा यार इससे मुझे नहीं लगता कुछ होगा, इससे मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो ये नहीं है कि खान साहब इनकारी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से चूंकि आज तक पिछले साल 8 महीने में कोई पॉजिटिव, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए, तो इस वजह से फिलहाल जो डायलॉग वाली बात है वो उठती है, उस पर बात होती है, फिर वो सब खाने में चली जाती है। सर वो तो बजायर हुकूमत ऐसा लगता है बड़े कंफर्टेबल जोन में चली गई है अब।
देखिए, हुकूमत तो है ही नहीं। हुकूमत कौन सी हुकूमत है? अगर ये हुकूमत होती, अगर ये नून लीग की हुकूमत होती, तो इसका वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब होते। राइट, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें हाफिज एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून, और फैसल चौधरी साहब, आप वकील हैं, बानी पीटीआई इमरान खान साहब के सीनियर माहिर कानून। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे राना सनाउल्लाह साहब की एक दो बातें कोट करना चाहूँगी। एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगता है, और फैसला बाकायदा तौर पर उन्होंने दे दिया है राना साहब ने, वो कहते हैं कि उन्हें लगता है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सज़ा हो रही है। सो हाफिज साहब, रियासत के पास इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए कोई मतलब अब ठोस किस्म के कोई केसेस बच गए हैं या नहीं? बिस्मिल्लाह अलीना, एक तो ये है कि जितने भी पीटीआई के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, अगर उनमें रेटिंग की जाए कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर लीगली जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जिसके अंदर एविडेंस जो है वो ज़्यादा आई है, वो है आपका एक 190 मिलियन पाउंड्स का केस। चूँकि इसके दो एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस कैबिनेट से अप्रूवल ली जिस अप्रूवल से पहले जो है आपने उसकी एक डीड जो थी वो साइन कर ली थी, और 13 दिसंबर को आपने साइन की थी, और आपने कैबिनेट की मीटिंग जो है वो आपने बुलाई थी 3 दिसंबर के अंदर। और जो एजेंडा आपने एडिशनल एजेंडे के तौर पे अंदर डाला, जो आपका 1973 का रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसकी भी क्लियरली वायलेशन थी कि उसको किसी न किसी मिनिस्ट्री से या किसी न किसी मिनिस्टर से आपने उसको कैरी करवाना होता है। और आप उस चीज़ की प्रपोजल्स ले रहे हैं या उसकी प्रपोजल जो है आप कैबिनेट के अंदर ला रहे हैं और उसकी डिसीजंस ले रहे हैं, जिसका ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने जो है उस डीड को साइन कर दिया था। फिर दूसरा ये है कि उस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उनके बड़े क्लोजेस्ट मिनिस्टर्स थे उनका भी आया कि उसे बोलने नहीं दिया गया या उसको एजेंडा नहीं किया गया, और एक एनवेलप जो है उसको लहराया गया और उसके अंदर कहा गया कि इसको आप अप्रूव कर लें। तो अगर सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मेरा ये हुकूमत खोल देती वो एनवेलप ऐसे नहीं, देखे ना एनवेलप जो है, बात तो वो है कि जो आपकी 3 दिसंबर 2019 की मीटिंग की बात है, क्या 3 दिसंबर 2019 की जो मीटिंग है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, या प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्रॉपरली चेयर किया है? सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अलीना, अगर इसका एक रेसिप्रोकल चीज़ ना आती जो अलकादिर ट्रस्ट के अंदर आता है, तो शायद इतनी बात आगे ना बनती। अगर आप उन सारी डेट्स को देखें, जो अलकादिर ट्रस्ट की डेट्स है या लैंड ट्रांसफर्स की डेट है या उसके ट्रस्टीज़ अगर आप उनको देख लें, या उसके बाद जो है उसको आगे मूव ऑन रजिस्ट्रेशन वाले करवाएं अगर, और उनके जो ट्रस्टीज़ को आपने चेंज किया, तो वो सारी की सारी डेट्स जो हैं वो क्रूशल हैं। और अल्टीमेटली जो मामला ये है कि क्या वो पैसे जो थे, एक सेकंड, क्या वो पैसे जो, नहीं एक सेकंड है, क्या वो पैसे जो थे वो पाकिस्तान के स्टेट अकाउंट्स के अंदर आने चाहिए जो अकाउंट नंबर 1 है, या वो एक ऐसी सेटलमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 360 अरब रुपए की उसके अंदर उसकी एडजस्टमेंट थी, और वो पैसे जो थे पाकिस्तान के रियासत के अकाउंट में नहीं आए, आपकी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर गए, वो एक लायबिलिटी को सेटल किया गया। और वो जो फैसला आपने किया था 3 दिसंबर का कि पाकिस्तान के अंदर पैसे आने चाहिए, अकाउंट 1 के अंदर आने चाहिए, वो भी पूरे नहीं हुए। और उसके बाद रियासत जो है वो तो बहरहाल इस पे प्रॉफिट जो है वो हासिल करती रही। फैसल साहब, हाफिज साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू का आगाज किया कि इस वक्त जो सॉलिड केस परहैप्स इमरान खान साहब के खिलाफ है वो 190 मिलियन पाउंड केस ही है। हाफिज साहब के जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्रैक्चर्ड हैं और डिस्टॉर्टेड हैं, और मेरे ख्याल में इन्होंने प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं पढ़ा है, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस पढ़ते तो ये जितने भी इल्ज़ामात सुनी सुनाई बातों पर लगाए हाफिज साहब ने, ये कभी भी नहीं लगाते। ये जो सारी डेट्स हैं ये भी जो हैं हाफिज साहब को किसी ने गलत बताई हैं। जो गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने डीड साइन की है ये भी इनको गलत बताया किसी ने। तो क्योंकि इन्होंने मुझसे नहीं पूछा एज यूजुअल, तो पूछ लेते तो ठीक हो जाता। चलिए आप डेट्स बता दें, आप उन डेट्स को बता दें। आप 13 दिसंबर वाला जो है वो डेट बता दें। मैंने कहाँ पे क्या बताना है हाफिज साहब, मैंने मुझे पता है। इधर ही बता दें, नहीं इधर नहीं बता, ताकि वो पता चले। डिफेंस काउंसिल अदालत में सजा होने जा रही है और आपकी सजा तो बात देखें 4 में हुई, सारी सस्पेंड हो गई। तो इसमें जिस जज साहब जिस तरह से बैठते हैं वो तो लगता है मुझे इतने प्रेशर में हैं। मैं तो दुआ करता हूँ उनकी ज़िंदगी की कि फैसला सुनाने से पहले कुछ और ना हो उनको। वो जज बशीर साहब थे, मुझे इमरान खान साहब कहने लगे बेचारे, साहब आपको याद होगा वो बेचारे दिसंबर जनवरी में बाहर घास पे जो है वो नंगे पैर चलते थे, उनको इतना प्रेशर था। फिर उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया कि जी मैं इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरा जो है वो अपना इससे पहले कि मेरी बख्शिश हो जाए
आप मेहरबानी करें, मैंने नौकरी नहीं करनी। हाँ, और आज और जमानत आज का फैसला होना था, बाय द वे जमानत का जज साहब फैसला ही नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन भाग गई उधर। आज बरियत की दरखास्त का फैसला था, वो जज तो साहब। वो जज साहब ने आज को मुनासिब समझा कि नहीं, मैंने उधर नहीं आना, हमें वहाँ पे सुबह भेज देते हैं और वहाँ पे खुद आते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कंकॉक्शन है ना, तो आपको वैसे ये पैटर्न समझ तो आती है कि जब तक सजा नहीं, नहीं आपको होगी नहीं तब आती, तक दुनिया को नहीं समझ में आती समझ आती है। डिफेंस काउंसिल तो आप है ना। फैसल ने अभी तक जो हमने डेट्स कही हैं या जिस तरह वो पैसे आए हैं नहीं, मैंने या जिस तरह वो कैबिनेट का फैसला कह रहे हैं कि है, मैं अभी उस पर डिफेंस बात काउंसिल- नहीं। अच्छा, उसमें ये मुझे बता दें, अब जाहिर है क्योंकि हाफिज साहब को तो लिबर्टी ये है ना कि ये उसमें वकील नहीं है, तो उन्होंने सारा केस इथे लड़ देना है। फैसल तो साहब, मैंने अदालत में लड़ना है। अब आपने मुझे ये अदालत में बताएं लड़ना है, कि लेकिन- अच्छा मीटिंग नहीं हुई और अगर फॉर एग्जांपल इनके मान भी लें, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आए थे या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पैसे आए ये थे? नहीं, और 24 अरब रुपया ये किसने नहीं, उसके नहीं, ऊपर ये अफसर नहीं, फैसल ये अफसर नहीं, ने कि फैसल नहीं, तो ये 12 नहीं। उस पे 24 देखिए, अरब अगर रुपया प्रॉफिट पाकिस्तान किसने की लिया? सुप्रीम कोर्ट ना, ये प्रॉफिट पब्लिक छोड़े ना। प्रॉफिट का केस है, पब्लिक लॉस का केस फैसल नहीं है। ना आप ये कि नहीं, पाकिस्तान देखें की रियासत की कैबिनेट फैसला करती है कि ये पाकिस्तान के अकाउंट 1 में आने चाहिए। नहीं, और अकाउंट जिस- 1 में अगर आए पैसे रियासत पाकिस्तान के, जी ये फैसला हो गया? ये हुआ था ना, नहीं फैसला उस हुआ ना। फैसले यही के- आपको ना, पता नहीं है ना सर, जब देखिए, ना पता होगा ना ना फैसल मान इस लिया तरह- ना करें ना ना। नहीं, आपके अच्छा फैक्ट्स वो जो गलत हैं। नहीं वो जो आपके फैक्ट्स टोटल गलत हैं। जो- ये एनसीए जो की national मैं crime- बताता हूँ हाँ, सर, अभी बताता हूँ, जरा हौसले से सुन लें, फिर आपको फैसला करने में आसानी होगी। जो गलत फैसला आप दिल में किए बैठे हैं वो गलत है। नहीं, मैं नहीं बात कह यह है रहा। कि हसन नवाज शरीफ ने ये प्रॉपर्टी अली रियाज को बेची, एग्जैजरेटेड प्राइस पे बेची। शायद वो 40 मिलियन पाउंड की 18-22 मिलियन की डील थी, उसको 40 मिलियन पाउंड का उन्होंने बेचा। वो हमेशा अपना जो है खाता बढ़ा के जो है ना प्राइस इन्वॉइसिंग जो है ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। ठीक। वो की एनसीए ने उनसे पूछा कि भाई आप सोचते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि ये पनामा पेपर जिसमें ये सारा Right. ख़ानदान मुलव्वस था, उसके बाद वो इंग्लैंड में भी बनी और यहाँ पे भी FIA वगैरह को स्पेशल लॉज बने। तो उसी पैटर्न के ऊपर एनसीए ने कहा जी कि आप ये ट्रांजैक्शन जस्टिफाई करें। तो वो उनका और मलिक रियाज साहब का एक केस चला आपस में, ठीक है। उसमें हुकूमत पाकिस्तान कभी पार्टी नहीं थी। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ये पढ़ लें जाके। वहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं थी तो उसके बाद ये एक वहाँ पे जो ये फाइनेंशियल डील्स होती हैं नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज साहब की, वो जो डील थी जिसके तहत वो 140 मिलियन पाउंड है, ये जो पैसे थे ये वापस आने थे, ये मलिक रियाज साहब के अपने पैसे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लेमेंट नहीं है। ना इस तरह करें। अब बात सुन लेना, बात सुन लेना, बात सुन लेना। वो भाईजान जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗਲਤ नहीं ਦੱਸਿਆ नहीं ना, 10 ਉਹਨੇ खुद भी नहीं पढ़िया ना। नहीं मुझे ये तो बताएं, तुझे कਦੋਂ फाइल जो पढ़ी? अकाउंट नहीं तुझे जो फाइल account- पढ़ी? एक सेकंड सुनो, नहीं, मेरी इतना बात ना करें। इसलिए नहीं, आपसे मोतबर है कि मैं वकील हूँ, नहीं, उस केस में आप नहीं है। नहीं तो आप लिहाजा- मेरे आर्गुमेंट जो अकाउंट्स क्लोज किए नहीं गए थे, आपके या बात accounts- गलत है ना, जिनको वो किया गया वो बात कौन पहले से थे? नहीं, बात गलत है अच्छा, आपकी, टोटल गलत नहीं, है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन ही आपके कुछ नहीं facts किया। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नहीं साइन किया। अच्छा, प्रोसिक्यूशन डील एनसीए के साथ साइन नहीं हुई? जी एनसीए के साथ मलिक रियाज साहब की डील साइन हुई नहीं, है और ये गवर्नमेंट ऑफ पैसे मलिक पाकिस्तान- रियाज साहब नहीं, के हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें नहीं ये है। हुआ था जिसकी वजह से ये पैसे वापस आए थे। उन्होंने कहा जी 5 साल केस चलेगा। उस वक्त ताज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माशाल्लाह हाफिज साहब के फेवरेट इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की वजह से वो रिकॉर्डिंग में भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आपको तकरीबन 150 मिलियन का जुर्माना हो चुका था, ठीक है जी। तो उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसमें ये कैबिनेट ने जो जनरल उसमें ये कहा जी कि ये पैसों को प्रूव करना ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के नहीं है, तो इसमें बड़े 5 साल लगेंगे और इतनी बड़ी रकम नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आनी है ना, तो आप भिजवा दें। तो वो जो नहीं, जिसका कॉन्फिडेंशियलिटी फैसला जो फैसला थी एक साइड फैसला इतना ना करे, वो जो फैसला वो सर कैबिनेट गलत है ना ਤੁਹਾਡੇ नहीं जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ को सुनो नहीं, नहीं, इस प्लीज। तरह Right. ना करें, नहीं, इस तुसी तरह- मेरे को नहीं, सुनो। नहीं, हाफिज साहब, इतना- चलिए इतना- मैं नहीं, अब- इतना ना ओहो, करें। हाफिज साहब, आप आपके सारे बिल्कुल का फैक्ट्स ही सारा- गलत हैं। आप- A to Z सारे गलत हैं। फैक्ट्स चलिए, ठीक है, सारे फैक्ट्स गलत आप हैं उन आपके। तीनों नहीं, फैक्ट्स में आपको आपने जिसने बात की। बताया ना उसने गलत चलिए, बताया। मैं आपको हाफिज साहब, मिसलीड इमरान किया खान गया। साहब को बाहर कब तक Misinform आता किया। देख रहे हैं? जी बाहर कब तक आता देख रहे हैं जी? नहीं, वो तो अदालत ने फैसला करना है और माशाल्लाह फैसल नहीं, जैसे लेकिन जिस कॉम्पिटेंट तरह- लॉयर अब आ गए हैं, आपका तो कोई ना legal कोई किसी तज्जिया नतीजे क्या पे तो है? जाएगा ना। हाँ? आपका लीगल तज्जिया क्या है? देखिए चीज़ ये है कि जितने भी केसेस 1 बाय 1 आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला केस था जिसके अंदर उन्हें 3 साल की सज़ा हुई थी, अगर उस केस के अंदर वहाँ के ऊपर भी ये कह दिया जाता कि हम 120 दिन का बेनिफिट्स लेते हैं तो शायद वो केस इस तरह ना आता। तो लीगल एक फ्लॉ था कि वहाँ के ऊपर आपने कहा जी हमने यहाँ नहीं किया, हमने वहाँ कर दिया।
और फिर ये है कि वो ऑर्डर आज भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो सस्पेंड नहीं हुआ और उसके नतीजे में आपको 3 साल से नीचे सजा आ गई। फिर उसके बाद जो दूसरे केसेस भी है जिसमें तोशा खाना वाला है, या उसके बाद सुन लेना, देख कौन सी वाली सजा सस्पेंड नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो फैसला है जिसको आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, फिर उस एक सुन लेना, दो थे नहीं, 2 थे, उसी में थे यार, फैसल 2 था, फैसल सुन लेना, सुन ले सर प्लीज, एक सुन लेना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला फैसला था उसके अंदर इन्हें 3 साल की डिस्क्वालिफिकेशन आई और उसके अंदर एक रेफरेंस जो है वो सेशन जज के पास चला गया। वो फैसला जो है वो आज तक इंटैक्ट है और वो झगड़ा ये था कि बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको परसू करते, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चले गए और उसी के कॉन्सिक्वेंस के अंदर 3 साल के एडिशनल सेशन जज ने सजा दी जो इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस था। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी आप इन सारी चीज़ों को देख लें, अब आप अगर 342 की साइफर की इनकी स्टेटमेंट आप देख लें तो उसके अंदर भी कंसीड किया गया। साइफर तो केस ही खत्म हो गया। नहीं देखे ना, आपने लीगल स्ट्रेटजी पे बात, लीगल स्ट्रेटजी की बात नहीं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। मैं आपने मेरे से ये पूछा कि लीगल स्ट्रेटजी, आप मुझे बताएंगे मैं आपसे पूछी थी लीगल आपका व्यू बाहर आता कब तक देख रहे हैं आप इमरान? नहीं देखे, 2 ही उनके इंपॉर्टेंट अब केसेस रह गए। एक है उनका तोशा खाना 2 जो है और दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है 190 मिलियन पाउंड का। 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी ये डिफेंस साइड जो है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि अगर तो लीगल प्लेन के ऊपर हो तो इमरान खान साहब को 1 हफ्ता जेल में रखना चैलेंज है, इससे ज्यादा 1 हफ्ता चैलेंज है। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, मलेशियस इंटेंट के साथ बनाए गए हैं और ऐसे कई केस बनाते रहेंगे ये हुकूमत, जब आप जैसे 3 MPO के और इस किस्म के केसेस जो है वो बनते रहते हैं। सो इमरान खान साहब की जो लड़ाई है ना वो लीगल नहीं है, वो पॉलिटिकल है। लीगली जो है, मैं आपकी इस बात से मैं बिल्कुल, जो तनकीद करते हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि ये आप गलत करते हैं। और इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो बड़ी एफिशिएंट है और उन्होंने अपने तमाम कामों पे किसी किस्म का ना कोई तखीरी हरबा है। हाँ, ये जरूर है कि एक हाफिज साहब वैसे इस बात को नहीं मानते कि उनकी कोई वकील दूसरे वकील को नहीं मानता और खासकर जड़ा वकील उस केस में ना हो तो बिल्कुल ही नहीं मानता। देखे ना, नई चीज है, अच्छा कह रहे हैं इस चीज के अंदर, अपने क्लाइंट्स को इसी तरह की एडवाइस देनी चाहिए कि यू आर इन सेफ हैंड्स। बट अल्टीमेटली ये है कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक क्या उन केसेस को लड़ा गया है वो एक क्वेश्चन मार्क है। वो आप भी बोले हैं, दूसरे भी बोले हैं, सब ने उसके अंदर कहा है। और मेरा है कि इससे बहुत बेहतर इस लीगल स्ट्रेटेजी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई एक केस देख लेना आप। मुझे सिर्फ ब्रीफली बता दें, मुझे रैप अप करना है। 26 अमेंडमेंट के तहत ये बनाई गई जो आईनी बेंच था, ये अपनी समाप्त करने 14 नवंबर से जा रहा है। इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग होगी? नहीं, लीगल स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 191A। नहीं 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का चैलेंज जितनी देर तक उसको सस्टेन नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। और लॉ ऑफ द लैंड, एक सेकंड सुन नहीं, सुन लेना एक सेकंड। और उसके अंदर ये है कि जब तक आपका लॉ ऑफ द लैंड है, और पीटीआई उसका प्रोसेस है, कौन सी ऐसी उसकी क्लॉज है जिसको पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, प्रोसेस के तो आ गई। नहीं देखे, पीटीआई ने वोट पाई, जिन्होंने वोट दिया देखे, अगर वो अमेंडमेंट अच्छी ना होती तो जुडिशियल कमीशन के अंदर मिले जाते, चीफ जस्टिस के अंदर कर रहा हूं इस एक बात पे। इट्स अ वर्स्ट लॉ, इट्स अ बैड लॉ, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर नाउ। और जितनी देर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर जितने फैसले हैं उन पे जाना पड़ेगा। और उसके अंदर एक और आ गया है कि जितनी देर तक फर्स्ट कम फर्स्ट एंटरटेन, तो जब 26 अमेंडमेंट की बारी आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा। थैंक यू सो मच हाफिज कोकर साहब, फैसल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही बड़ी और नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त IMF का जो डेलीगेशन मौजूद है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक अनप्लान्ड ऑफिशियल उनका विजिट है और जो हमारा $7 बिलियन तक का अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लोन प्रोग्राम अप्रूव हुआ था सितंबर के महीने में, 37 माह का ये लोन प्रोग्राम था। इसका जो अगला रिव्यू था दैट वाज एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट
नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, सो 2025 में, और ये 4 माह कबल ये जो डेलीगेशन यहाँ विजिट कर रहा है, ये क्या मायने रखता है? साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमसे दरकार है कि हम कोई साउंड पॉलिसीज और रिफॉर्म्स करें, सो उस हवाले से किस तरह से अब पाकिस्तान को बताया जाएगा कि जो इकदाम पाकिस्तान को करने के थे, पाकिस्तान ने क्या इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में वो अहदाफ हासिल कर पाया है, वो कुछ स्ट्रैटेजी बना सके हैं, और मजीद टैक्स मेजर्स का मतलब जो है वो आम आवाम के लिए फिर क्या होगा, क्या उनके ऊपर मजीद एक दबाव क्रिएट होगा, और पाकिस्तान की मईशत एट द एंड ऑफ द डे रिवाइव किस तरह से करेगी? हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिनाउंड इकोनॉमिस्ट यूसुफ नजर साहब। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यूसुफ साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से, जो IMF का डेलीगेशन और कहा जा रहा है इसके हवाले से एक अनप्लान्ड ऑफिशियल विजिट है, अनस्केड्यूल्ड विजिट है, क्या इस तरह से इस किस्म के विजिट्स होते हैं IMF की डेलीगेशन की जानिब से? शुक्रिया। फ्रैंकली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी जल्दी क्यों आए हैं। कुछ उससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहूँ, थोड़े से फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूं। जी। IMF का जो बहुत ज़्यादा जो फोकस होता है वो बजट डेफिसिट पे होता है, कि आपका सरप्लस हो, खासतौर पे प्राइमरी सरप्लस, मतलब ये कि इंटरेस्ट पेमेंट से। जो पाकिस्तान में अभी जो पोजीशन जो है वो ये कि जो पहले क्वार्टर में पूरा जो बजट सरप्लस आया वो कोई 1.7 ट्रिलियन था, और ये 24 साल में पहली मर्तबा हुआ है कि सरप्लस आया। अब ये कहा गया है कि इसकी एक वजह स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी एक्सक्लूड कर दें फिर भी जो है वो सरप्लस में है बजट। जहां तक ताल्लुक है रेवेन्यूज का, ये कहा जा रहा है कि हमने टारगेट को मीट नहीं किया गया है, शॉर्टफॉल 189 बिलियन रुपीस तक का। जी हाँ, हुकूमत पे तनकीद होती है, बहुत तनकीद होती है, और बहुत सारी वजह भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी बहुत करता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा, जहां अगर कोई चीज जो है बेहतरी आई है, चाहे उसकी वजह हुकूमत के इकदामाती ना हो, कुछ और वजूहत हो, लेकिन भारत थोड़ी बेहतरी आई है, वो इस तरह से कि पाकिस्तान में जो शरह महंगाई कम हुई है, कीमतें तो कम नहीं हुई, उसकी वजह से जो हमारा जो टारगेट था असल में टैक्स रेवेन्यूज का, वो कोई 40% ग्रोथ का था। तो ये जो टारगेट था वो इसलिए रखा गया था मेरे ख्याल से कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आगे जा रहा था 20% पे। अब जो इन्फ्लेशन चूंकि बहुत कम आ गया है, तो जो टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 25% से बढ़े हैं। तो शॉर्टफॉल जो है वो 5% की है कंपेयर टू द टारगेट। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो एग्रेसिव टारगेट था जिसको IMF ने फोर्स किया था कि आप रखें, ये उस वक्त था कि जब हमारी इन्फ्लेशन की जो रेट था वो 20% से भी ऊपर था। अब तो बहुत कम रह गया है। बट यूसुफ साहब, आप नहीं समझते कि ये बजट में ये टारगेट रेवेन्यू कलेक्शन का सेट करना ही 12,000 अरब से जायद का टारगेट रखना, ये बहुत अनरियलिस्टिक था, इनफीजिबल था? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट था। मतलब ये था कि इससे कि हम टैक्स रेवेन्यूज को ग्रो करेंगे कोई 40% से। तो जब इन्फ्लेशन आपको 25% आप कह रहे हैं कि है, उनके एवरेज इस तरह से होगा, तो फिर चलिए आप थोड़ा इन्फ्लेशन से ऊपर करें, लेकिन इतना भी एग्रेसिव नहीं कि अब खासतौर पर अब ये हुआ है कि जो सेल्स टैक्स है फॉर एग्जांपल, उसमें जो है कमी आई है, और यकीनन जब इन्फ्लेशन जब कमी आती है तो इसमें भी कमी आ सकती है। तो अब लेकिन IMF ने जो इस तरह से इसको इतना बड़ा नोटिस लिया है, ये एक बड़ी कम से कम मेरे लिए अचंभे की बात है, कि इसलिए कि इस बात को वो पहले भी कर सकते थे, किसी और थोड़ा वेट करते, लेकिन उन्होंने देखा कि जी 1 महीने में अक्टूबर में जो है टारगेट के अगेंस्ट स्लिपेज हुआ है, तो टोटल जो है टारगेट से 190 बिलियन कम है। तो पहले तो हमेशा वो बजट डेफिसिट की बात करते थे, तो अब तो बजट डेफिसिट है नहीं, सरप्लस में है। सरप्लस में तो इतना एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कंसर्न शो करना जो है फ्रैंकली बहुत अनयूजुअल है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि IMF की जो मिशन है पाकिस्तान के लिए, वो कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एग्रेसिव जो है एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, और ये खासतौर पे उस वक्त भी होती है कि जब इस तरह का एग्रेशन मैंने फॉर एग्जांपल जो इजिप्ट है वहां मैं नहीं देखता, और उसकी वजह ये हो सकती है कि माजी में
जब पाकिस्तान बड़ा क्लोज था अमेरिका से, तो जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे वो हमें दर पर्दा काफी सपोर्ट किया करते थे आईएमएफ की, ठीक है ना जी। लेकिन अब वो सपोर्ट जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका में भी आपको पता है कि इलेक्शंस अभी हुए हैं, वो लोग भी अपने बिजी हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड है। तो इसमें जो है आईएमएफ जो है वो कहती है कि जी आपने तो आप यू आर बिहाइंड द टारगेट्स, ये इग्नोर करते हुए कि हम जो है बजट सरप्लस में है, जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो 25% से ग्रोथ हुई है। ठीक है, वो 39% से नहीं हुई, लेकिन पारल 25% कोई इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं है। खास तौर पे इसलिए सिग्निफिकेंट है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है अब 10% से भी कम आ गया वो कम है। बट यूसुफ साहब, इन एनी केस हमें वो 190 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है हमें अब पूरा करना है। हम नए टैक्स मेजर्स अब किस तरह से, अब मजीद अवाम पे बोझ डाला जाएगा? इसमें दो बातें। एक तो ये कि अगर आप जो है सही तरीके से हुकूमत जो है अपना केस प्रेजेंट करे आईएमएफ को, तो इस बात की गुंजाइश है कि वो कहें कि जी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिग मैक्रो चीजें थी, खास तौर पे इन्फ्लेशन वो जो है वो बहुत कम आ गया है। हमारी जो है इंपोर्ट्स जो हैं वो जो हैं वो भी पूरा करंट अकाउंट के लिहाज से वो भी कंट्रोल में है, हमारा बजट सरप्लस में है। तो आपको इतने सख्त इकदाम करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर वो आईएमएफ को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं और कोई नेगोशिएट नहीं करते, तो फिर जो है उनको इस शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए मजीद इकदाम करने पड़ेंगे। एक चीज जो नहीं हुई है, जो होनी चाहिए थी, वो ये कि जो प्रोविंसेस जो हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन्होंने जो है अभी तक इस कारकर्दगी इस मामले में उनकी सफर है। अब वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, तो ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि वो करेंगे। अल्टीमेटली यूसुफ साहब, हम तो यही देखते हैं कि खमियाजा अवाम ही उठाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मद में ही आपके पास एक ही तरीका बचता है और अवाम पे ही बोझ डाल दिया जाता है। ये क्यों नहीं फोकस करती मौजूदा हुकूमत भी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं? जो ऑस्टेरिटी की बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे, अखराजात को कम करे और रिफॉर्म्स की तरफ आए, जिसकी वजह से परहैप्स ये एक प्रेशर भी फिर हमें ईज ऑफ होता हुआ नजर आए जो उनके ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सब ये कहते रहें और बिल्कुल सही बात है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, लेकिन एक्सपेंडिचर्स को जो अगर आप कम भी करें, फिर भी आपको इस बात की जरूरत है कि आप उन बड़े सेक्टर्स पे, खास तौर पे रिटेल होलसेल ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर इनकम पे, उन पे तो आप टैक्स वसूल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप छोटे ताजरों से या जो छोटा जमींदार है उनसे टैक्स लें, लेकिन जो बिग फिश हैं, जो बिग कैट्स हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए। Why do they get away with that? ये जो है बात सीधी सीधी यही है कि हुकूमत जो है वो मरहून मिन्नत है, वो बिहोल्डन है इन सारे तबकात की, बड़े जमींदारों की भी, बड़े जागीरदारों की भी, बड़े ताजरों की भी। इसलिए उनके खिलाफ जो है इकदामात जो हैं वो उस एफिशिएंसी से नहीं कर सकते जिस एफिशिएंसी का मुजाहरा फॉर एग्जाम्पल 26वीं आईनी तरमीम पास करने में, और उसको फिर अवामी मफाद का नाम दिया गया। यूसुफ साहब, उसको अवामी मफाद का नाम दिया गया। परहैप्स आई एम गेसिंग कि अगर हुकूमत वाकई में एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके चल रही हो मामलात को, सो पीपल लाइक इवन डॉक्टर कैसर बंगाली वुड नॉट हैव रिजाइंड अपने उस ओहदे से जो रिफॉर्म्स कमेटी के एक अहम रुकन के तौर पर वो काम कर रहे थे। बट यूसुफ साहब, आखिर में जो हमें बार बार कहा जा रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ से आपकी जानिब से और पाकिस्तान के हवाले से ये बताया जाता है कि जी सरमायाकारी करने के लिए हर कोई बाहर जो है वो तैयार बैठा है पाकिस्तान में। ऑल्दो हालात का आप भी बाहर बैठ के बहुत अच्छी तरह आप गेज करें कि मुल्क में इस वक्त हालात क्या वाकई कंड्यूसिव है किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्या पाकिस्तान के एलाइज, पाकिस्तान के जो दोस्त मुमालिक हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को वाकई में रिवाइव कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट डॉलर्स लेकर आके? देखिए, पाकिस्तान की मईशत को तो पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने ही मिलकर करना है, लेकिन जब जो हमारी पॉलिसीज हैं इस वक्त, जब हम अपने जो हमारी अशराफिया है, जो हुकूमत है, जो रूलिंग तबकात है, जब वो अपने अखराजात में कमी करने को तैयार नहीं है, तो वो फिर किस मुंह से कुर्बानी मांग सकते हैं या किस मुंह से ये कह सकते हैं कि टैक्सों में इजाफे किए जाए? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो पाकिस्तान ने भी जब इन्वेस्टमेंट जो है, आपने देख लिया अभी पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन का जो हशर हुआ है, इतना सच अ बिग काइंड ऑफ फेलियर एंड डिजास्टर। तो अगर हम एक एयरलाइन को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात करना, तो मेरे ख्याल से जो क्लेम्स हैं इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है।
राइट, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट यूसुफ नजर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक डिग्री ऑफ कंसर्न जरूर रेस होता है। आईएमएफ का डेलीगेशन जो इस वक्त एक अनप्लान्ड, एक अनस्केड्यूल्ड विजिट पे पाकिस्तान में मौजूद है 4 माह कबल, जबकि हमने देखना था कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये स्केड्यूल उनका ड्यू था, उससे पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।